हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत इम्पॉर्टेंट सॉल्व पेपर के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। साथ में आपको पता ही है कि पीएससी के लिए बहुत कम समय बचा है। हमारे एग्ज़ाम के लिए 2019 से जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत कम समय बचा है। 21 मार्च से एग्ज़ाम है। लगभग 13-14 दिन बचे हुए हैं। इन 13-14 दिनों में आपको केवल और केवल मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाइए। मेंस का जो सॉल्व पेपर है आपके पास होगा। अब आप लोगों ने सभी ने सॉल्व पेपर लिया होगा, तो आप उसको ही लगाइए, रिवीजन उसी का कीजिए, क्योंकि आप उसको ही अच्छे से लगाएंगे, उसी के क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करके देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में उससे संबंधित, क्योंकि ऑलमोस्ट जो लास्ट 5 साल के जो पेपर हैं उसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन आया ही है। किसी तो कभी कभी तो क्या होता है कि जैसे कि वो मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल को समझाओ, लगातार 3 साल वो बिल्कुल बार बार उसको रिपीट हुआ है 3 साल में। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार रिपीट होते हैं, तो आप उनको अच्छे से लिख लिख के देख लीजिए। उन्हीं को आप अगर अच्छे से फ्रेम करना अच्छे से लिख के आएंगे, करंट डाटा वगैरह यूज़ करके आएंगे, तो वहाँ पे मार्क्स जो है बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आप सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अब अभी भी अगर आपका कोई सब्जेक्ट बचा हुआ है और अगर आपके पास समय नहीं है तो थोड़े 2-3 दिन में और अपना जो निपटा लीजिए। फिर उसके बाद केवल और केवल आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाइए। फ्रेंड्स, ये मेरी टेस्ट सीरीज़ है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप जब एग्ज़ाम के बाद आपको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और जो लोग प्री दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत स्पेशल है। ये रामबाण टेस्ट सीरीज़, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, तो आप ये ले लीजिएगा। इसके अलावा ये जो सॉल्व पेपर के बारे में मैं बता रही थी कि अगर आपके पास कोई भी सॉल्व पेपर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी को बहुत अच्छे से लगाइए। अगर आपके पास कोई भी सॉल्व पेपर अभी तक नहीं लिया हो आपने, तो आप रिविज़न के लिए मेरी ये 8 फाइलें ले सकते हैं। ये आपको सॉफ्ट कॉपी में भी मिल जाएगी और हार्ड कॉपी में भी मिल जाएगी। चूँकि एग्ज़ाम पास है तो जो भी डिस्काउंट होगा वो मैं इसमें कर दूँगी, जो मेरा ओरिजिनल रेट है उससे। तो आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों मिल जाएगी। और ये क्या है, ये जो पूरे सॉल्व पेपर मैंने बनाए हुए हैं ये हैंड रिटन है, और हैंड रिटन से फर्स्ट से 5th पेपर तक ये 5 साल के पेपर कवर किए हुए हैं। तो आपको बस इनको पढ़ना है, और एग्ज़ाम टाइम में जब आप ये एक एक फाइल उठाएंगे और इन्हीं को ही रिविज़न करके जाएंगे तो आपको ये हैंड रिटन है तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, और रिविज़न करके जाएंगे तो आप वहाँ पर लिख भी पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम 2017 का पेपर कर रहे थे, 2017 के हमने जो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था उसके बाद का हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है, शेरशाह का शासन प्रबंधन समझाओ। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में सूर्यवंश के महान शासक शेरशाह सूरी का नाम उल्लेखनीय है। इसे हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। वह एक कुशल शासक प्रबंधक था। उसने अपनी शासन व्यवस्था न्याय और सहिष्णुता के आधार पर निश्चित की। पहला क्या लिखेंगे, वह एक कुशल शासक प्रबंधक था। उसने अपनी शासन व्यवस्था न्याय और सहिष्णुता के आधार पर निश्चित की। वो निरंकुश शासक नहीं था। प्रजा की भलाई करना अपना कर्तव्य समझता था। सभी के लिए समान न्याय व्यवस्था अपनाई। मतलब वो निरंकुश शासक नहीं था, प्रजा की वो बहुत ज़्यादा सहायता करता था, सबके लिए न्याय करता था। साम्राज्य को उसने प्रांतों में विभाजित किया था और प्रांतों को उसने सरकारों में विभाजित किया था। तो साम्राज्य को उसने प्रांत में किया और प्रांत को उसने किसने किया, सरकारों में किया। याद रखिएगा, शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में और प्रांत को सरकारों में बांटा। फिर उसने सरकार जो थे उनको परगनों में बांटा। एक मजबूत सेना का गठन किया। राजस्व व्यवस्था उसकी न्यायपूर्ण थी। भूमि का नाप करवाकर उसने लगान भी निश्चित किया। प्रजा के कल्याण के लिए उसने अनेक सार्वजनिक निर्माण करवाए, जैसे भोजनालय, सड़कें, सराय। तो वह एक कुशल शासक प्रबंधक था। उसने अपनी शासन व्यवस्था न्याय और सहिष्णुता के आधार पर निश्चित की। निरंकुश शासक नहीं था वो। प्रजा की भलाई करना वो अपना कर्तव्य समझता था। सभी को समान न्याय देता था। साम्राज्य को उसने प्रांतों में, प्रांत को सरकारों में बांटा, सरकार को परगनों में बांटा। एक मजबूत सेना का उसने गठन किया। जब भी आप किसी बड़े शासक के बारे में लिखे तो ये लाइन तो आप लिखना ही लिखना। राजस्व व्यवस्था न्यायपूर्ण। मोस्टली सभी जो शासक थे, जैसे कि बड़े बड़े, जैसे अशोक हुए हैं, अकबर हुए हैं, जहांगीर हुए हैं, शाहजहाँ और गुप्ता जो वंश है उनके जो राजा हुए थे, उनमें सभी में ये चीज़ें आपको लिखना, मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोई भी निरंकुश नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति का वर्णन करो। देखो फ्रेंड्स, ये इसी तरह से पूरा सॉल्व पेपर कवर किया गया है। इस तरीके से सॉल्व आपको मिलेगा तो आपको क्या करेगा, पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और जो मार्केट में सॉल्व पेपर आते हैं वो एकदम से उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एक पेज पे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होता है, तो पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो आपको लास्ट टाइम में रिविजन के लिए अगर लेना चाहते हो तो आप ये हैंड रिटन प्रीवियस ईयर्स पेपर ले सकते हैं। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति का वर्णन करो। वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन से वर्ण थे? एक ब्राह्मण था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्णों में वैदिक काल विभाजित था। मान्यता थी कि विष्णु के विभिन्न अंगों से प्राप्त हुए। ब्राह्मणों का कार्य पूजा विधान और कर्मकांड था। क्षत्रियों का काम था राष्ट्र की रक्षा करना। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि वैदिक काल की सामाजिक स्थिति का वर्णन करो, तो आपको ये जो वर्ण है इनके बारे में बता देना है कि इनके काम क्या क्या थे। तो वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा था। इनको विष्णु के अंग मानते थे। क्या माना जाता था कि विष्णु के विभिन्न अंगों से प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों का कार्य पूजा विधान और कर्मकांड था। क्षत्रियों का कार्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार और शूद्रों का इन सब की सेवा करना था। उत्तर वैदिक काल में जो समाज है वो प्रत्यक्ष रूप से 4 वर्षों में बट गया था। और ये जो जन वर्ण थे वो 4 वर्गों में बट गया था। और जो वर्ण थे वो जन्म आधारित हो गए थे। कैसे हो गए थे? जन्म आधारित। जैसे कि वैश्य व्यापार व्यवसाय से तथा कृषि कार्य करते थे, शूद्र इनकी सेवा करते थे। शूद्रों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। अनेक निम्न जातियां जैसे निषाद, चांडाल, अम्बक उत्पन्न हो गई थी। पुत्री के जन्म पर उत्तर वैदिक काल में दुख मनाया जाता था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियां उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की क्रांति के कारणों का उल्लेख करो। रूस की क्रांति आई है तो जो मेरे विश्व इतिहास नोट्स हैं और सामाजिक विधान के नोट्स हैं उनमें, क्योंकि 2020 में उनका कोई काम नहीं है, तो आप लोग अगर लेना चाहें तो उनको 50% डिस्काउंट पे उनकी सॉफ्ट कॉपी मुझसे ले सकते हैं, सामाजिक विधान की और विश्व इतिहास की। रूस की क्रांति के कारणों में लिखो तो 1917 की रूस क्रांति 20वीं सदी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसे केवल निरंकुश राजतंत्र का अंत ही नहीं किया बल्कि विश्व में प्रथम मजदूरों और किसानों की सभा संगठित की। तो 1917 की रूसी क्रांति क्या थी? 20वीं सदी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसने निरंकुश राजतंत्र का अंत किया तथा साथ में विश्व में मजदूरी की किसानों की प्रथम सभा संगठित की। कारण क्या थे रूस के युद्ध के? कि प्रथम युद्ध विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी अब रूस की भागीदारी प्रथम विश्व युद्ध में हो गई थी तो सब लोग वहां लग गए, तो जनता बिल्कुल खाली पड़ी। जनता ने अपना आंदोलन स्टार्ट कर दिया। निरंकुश स्वेच्छाचारी जार का शासन, जार जो था रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय, तो ये जार बहुत स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक था। अयोग्य था, भ्रष्ट, नौकरशाही, किसानों और श्रमिकों की दीन दशा, सामाजिक और आर्थिक असमानता। एक वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त था जिनमें सामंत, कुलीन, भूस्वामी, पूंजीपति आते थे, और दूसरा वर्ग अधिकार विहीन था जिसमें किसान आते थे, तो जिनके कारण ये लड़ाई हुई। समाजवादी विचारधारा का इसमें विकास हुआ। सांस्कृतिक जार की रूसीकरण नीति भी इसका काम हुआ। प्रगतिशील चेतना का विकास भी इस युद्ध का कारण बना, ये जो क्रांति का कारण बना, क्योंकि चेतना जब विकास हुई तो लोगों को अपने अधिकार के प्रति लड़ना आया। और 1905 की जो क्रांति थी उससे भी कहीं ना कहीं ये प्रेरित हुए। तो रूस क्रांति का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। प्रथम सफल समाजवादी क्रांति होने के कारण रूसी क्रांति ने भाविक वैश्विक घटनाक्रम को प्रभावित किया। हम क्या बोल रहे हैं कि रूसी क्रांति का जो प्रभाव था वो विश्वव्यापी था। इसी कारण समाजवादी क्रांति होने के कारण रूसी क्रांति ने भावी वैश्विक घटनाक्रम को प्रभावित किया, मतलब जो आने वाला जो घटनाक्रम था उसको भी प्रभावित किया। रूस में साम्यवादियों की सफलता व मार्क्स के सिद्धांतों को यथार्थ रूप देने से विश्व भर के पीड़ित शोषितों में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। रूस में साम्यवादियों की जब सफलता हुई और मार्क्स के सिद्धांतों को जब यथार्थ रूप मिला तो विश्व भर में जितने भी शोषित लोग थे उन्होंने उत्साह आ गया, उन्हें लगा कि अब हमारा कुछ अच्छा हो सकता है। रूस में सर्वहारा के पास सत्ता जाने के कारण पूंजीपतियों के श्रमिकों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला। श्रम कल्याण को महत्व दिया जाने लगा। रूस की क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीयवाद को मजबूत किया। अनेकों समस्याएं जिन्हें राष्ट्रीय समझा जाता था अब वैश्विक बन गई थी। रूसी क्रांति ने भारत जैसे उपनिवेशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया। रूस पहला देश था जिसने साम्राज्यवाद की कटु आलोचना की। रूसी क्रांति ने पूंजीवाद की विरोधी साम्यवाद विचारधारा को जन्म दिया, जिससे शीत युद्ध का उदय हुआ और विश्व जो था वो 2 गुटों में बट गया।
तृतीय विश्व युद्ध ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को तृतीय विश्व ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था, समझाओ, वो अब मैं कल की वीडियो में लेके आऊँगी। और एक और है मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, ये भी अब हम कल पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, उससे जुड़ जाइएगा। और अगर आप मेरा ये प्रीवियस ईयर्स पेपर लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।